गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया था। वर्क क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, उसी में पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, लेक्चर फर्स्ट आप देख सकते हैं और उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं एनर्जी पर। एनर्जी है क्या? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज़ एनर्जी गिव्स द ऑब्जेक्ट एन एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। अब एनर्जी हमसे कह रहा है कि कैपेसिटी है एक तरह की काम करने की, वर्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। इट मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से कोई वर्क कराना है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें एनर्जी होगी। आपसे ही कह दिया जाए कि कोई काम करिए, अब आप वर्क तो तभी कर पाएंगे जब आपके पास एनर्जी होगी। अगर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या कोई आप वर्क परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं ना। तो एनर्जी हमें क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी बताती है। ठीक है। नो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब वो अब और कोई वर्क कर भी नहीं सकता। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक इलेक्ट्रिक सेल की। सेल जो घड़ी में लगता है, जब तक सेल में एनर्जी स्टोर है तब तक घड़ी की सुइयाँ घूमती रहती हैं। अब धीरे धीरे वर्क करते करते ही उसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई, और जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो क्या वो घड़ी की सुई को और आगे घुमा पाता है? नहीं ना। अब वो वर्क भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी अब ख़त्म हो गई है। समझ गए होंगे। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एनर्जी की, क्योंकि जितना कोई काम करता है उतनी ही उसकी एनर्जी वेस्ट होती है या लॉस होती है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी की भी यूनिट वही होगी जो वर्क डन की होती है। और वर्क की यूनिट क्या होती थी? न्यूटन मीटर। पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है आपने, न्यूटन मीटर या जूल। अब न्यूटन मीटर कहें या जूल कहें, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। इसलिए लिखा भी हुआ है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। मतलब 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। अब जूल से थोड़ी बड़ी यूनिट ले लेते हैं, किलो जूल। किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, या याद रखिएगा 1 किलो जूल में 1000 जूल। ठीक है। अब क्लास 9th में वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन हमें क्लास 9th में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी है क्या। मैकेनिकल एनर्जी इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रुका है और उसको हम मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो मोशन में आएगी। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और उसको अगर हम रोकना चाहते हैं, कुल मिला के कहने का मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो मोशन की कंडीशन में हो चाहे वो रेस्ट की कंडीशन में हो, तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फोर्स अप्लाई करने के दौरान कुछ न कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हम करते हैं। यही एनर्जी कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला दे या मोशन से रेस्ट में ला दे, वो कुछ और नहीं बल्कि मैकेनिकल एनर्जी ही होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी के 2 फॉर्म्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 2 होते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहले समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करने के दौरान उसमें कुछ एनर्जी उसमें स्टोर रहती है, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होती है। एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रनिंग ट्रेन, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, चाहे हवा बह रहा हो, चाहे पानी फ्लो हो रहा हो, चाहे ट्रेन चल रही हो, या कोई ऑब्जेक्ट ही ऊपर से नीचे क्यों ना गिर रहा हो, अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। एनर्जी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब फॉर्मूला की बात करें
तो कोई एक ऑब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास हमने कह दिया m। अब वो क्योंकि मूव कर रही है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पजेस काइनेटिक एनर्जी, अब मूव कर रही है इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी अगर v कह दें तो मास m वेलोसिटी v, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर के लगने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पर चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या तो कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का ही नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब कहेंगे ये कौन सी बात हुई, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण कैसे एनर्जी आएगी? कोई एक ऑब्जेक्ट अगर आप ज़मीन से कुछ ऊंचाई तक लेके जाएं, सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से कुछ हाइट तक लेके जा रहे हैं। अब ये ग्राउंड से जो कुछ हाइट तक लेके गए हैं, सपोज़ ये हाइट h है, ठीक है, इसका मास कुछ ना कुछ होगा, मास हो गया m। अब इसको ऊपर उठाना है हमें, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, कि ऐसे हम उंगली घुमाएंगे और जादू से हवा में उड़ जाएगा? नहीं, इसको अगर हम चाहते हैं कि ऊपर ये लेके जाएं हम, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क डन हमें करना पड़ा। अब जितना ज़्यादा हाइट तक हम लेके जाना चाहते हैं उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। कम हाइट मतलब कम वर्क डन, ज़्यादा हाइट मतलब ज़्यादा वर्क डन। अब ये ज़्यादा वर्क डन हुआ या कम वर्क डन हुआ, ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अगर कम हाइट तक लेके जाएं और छोड़ दें, किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगा तो उस पर कम इफेक्ट डालेगा, मतलब इसके पास एनर्जी कम है। वही काफ़ी ऊंचाई से अगर ये ऑब्जेक्ट गिराया जाए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर उस पर ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, मतलब इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर हो गई थी। तो जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा स्टोर्ड एनर्जी, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को जो उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसमें स्टोर हुई थी, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सिर्फ इसी में नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी, और भी ऑब्जेक्ट्स में होती है, जैसे कि स्ट्रेच रबर बैंड। रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करें तो जितना ज़्यादा तेज़ी से हम स्ट्रेच करते हैं और छोड़ दें, तो अगर किसी को वो रबर बैंड लगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चोट लगती है। वही अगर हम हल्के से खींच के छोड़ें तो कम चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। और जैसे ही हम मतलब खींचते जो हैं, तब तक जो एनर्जी स्टोर रहती है उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही उसको हम फ्री करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं, अब वो क्या होता है, मूव करना शुरू कर देती है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और तेज़ी से जाके किसी भी ऑब्स्टेकल को हिट करती है। ठीक है, कोई भी टारगेट को हिट करना हुआ उस पर हिट करती है और फिर उस पर अपना इफेक्ट डालती है। तो स्ट्रेच रबर बैंड हो या स्ट्रेच स्प्रिंग में भी देखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। चाहे हम स्प्रिंग को रोटेट करा दें, जैसे होता नहीं, कुछ एक टॉय आता है उसमें रोटेट कराते हैं, की घुमाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वापस से की घूमने लगती है अपने आप की नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही होता है। या तो एक ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल अभी हमने बताया, कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस से ऊपर रखा हो, ठीक है, ऊपर रखा है, कुछ हाइट पर रखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब हमें सारे तरह के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से ऊपर लेके जाना है, एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसा कि पहले मैं बता भी चुका हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर लेके जाना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब जितना ही वर्क डन हमने किया उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में, यही वर्क डन क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट पर बन जाती है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पर, वो डिपेंड करता है हाइट पर, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। कम हाइट रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और ज़्यादा हाइट तक अगर आपने रेज किया है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज़्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, जहाँ पर m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का
मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर कभी कभी लोग 10 भी कह देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। h वो हाइट है जितनी हाइट पर आपने अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी यूनिट तो पहले ही आपको बता दी गई है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? आप जानते हैं कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है? इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। कहने का मतलब हम एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। और आगे कह रहा है द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जब कभी भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले टोटल जितनी भी एनर्जी रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उतनी ही टोटल एनर्जी रहती है, या कहने का मतलब कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, यहाँ पर बात मैकेनिकल एनर्जी की हो रही है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैसे दे सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं आप, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो इन दोनों का जो सम होगा वही टोटल एनर्जी आएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा।